नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मुद्रा, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण। हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। बीए फाइनल ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। लास्ट लेक्चर जो हमारा रहा है वह मुद्रा के वर्गीकरण में हमने धात्विक मुद्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पत्र मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो पत्र मुद्रा क्या है? यह एक विशेष प्रकार के कागज पर छपा हुआ वचन पत्र है जिसके द्वारा निर्गमन अधिकारी कौन है? या तो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई अथवा सरकार उसमें लिखित राशि देने की प्रतिज्ञा करता है। यानी पत्र मुद्रा में ये एक विशेष किस्म के कागज़ पे लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र है और इसमें निर्गमन अधिकारी या सरकार धारक को उसमें अंकित राशि के भुगतान का वायदा करता है। ठीक है, आगे भारत में कागजी मुद्रा का प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से किया जाने लगा। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने सबसे पहले पत्र मुद्रा का निर्गमन किया। आपको यहाँ पे मैं बताते हुए चलती हूँ कि भारत में 1 रुपये का जो नोट है वह केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गमित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा चुका है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कि यह है केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गमित होता है। बाकी सारे अन्य नोट जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 100 सारे तरीके के नोट वह भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होते हैं। ठीक है ना। तो भारत में जो 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गमित होता है तथा उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होती है, अतः इसे करेंसी नोट कहा जाता है। जबकि अन्य नोट आरबीआई के द्वारा निर्गमित होती हैं और उनमें प्रतिज्ञा होती है। उनका निर्गमन विशेष विधान के अंतर्गत होता है तथा उन्हें बैंक नोट कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए। करेंसी नोट कौन से हैं? करेंसी नोट और बैंक नोट। ठीक है, इन दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 रुपये का नोट करेंसी नोट में आ जाता है और बैंक नोट में जो आरबीआई के द्वारा निर्गमित किया जाता है। अब हम ये प्रकार पढ़ लेते हैं। इसका भी क्लासिफाई किया है। वो है, जैसे पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। ठीक है, यह वह पत्र मुद्रा होती है जिसमें 100% सोना अथवा चांदी सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, यानी ये पत्र मुद्रा जब भी निर्गमित की जाएगी इसके पीछे आपको सरकार को या केंद्रीय बैंक को सोना या चांदी रक्षित कोष के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, यह है स्वर्ण एवं रजत कोषों का प्रतिनिधित्व करता है तथा सरकार उन्हें स्वर्ण या रजत में बदलने का उत्तरदायित्व लेती है। नोट निर्गमन के प्रारंभिक काल में इसी प्रकार से ये इस प्रकार की प्रतिनिधि मुद्रा का प्रचलन हुआ था। कारण था कि लोगों का पत्र मुद्रा में विश्वास बनाए रखना तथा दूसरा कारण था बहुमूल्य धातु की गिरावट से या घिसावट से बचने के लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, अमेरिका में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के रूप में सोने एवं चांदी के प्रमाण पत्र चलाए गए थे। भारत में भी 1925 में हिल्टन यंग कमीशन ने स्वर्ण धातु पत्रों के रूप में अपना सुझाव दिया था, परंतु इसे अपनाया नहीं गया है। ये ध्यान रखिए कि भारत में 1925 में हिल्टन यंग कमीशन जो बैठा था उसने स्वर्ण धातु पत्रों के रूप में इसका सुझाव दिया था, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया था। ठीक है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा अगर हम बात करें इसी की, तो इसके कुछ एक रहता है क्योंकि पीछे स्वर्ण चांदी बहुमूल्य धातु की घिसावट से आप बचे जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि चलन में तो पत्र मुद्रा ही रहती है ना। धातु या जो सोना चांदी आप रखते हैं वो तो कोष के रिजर्व का कोष होता है आपका, तो उसको तो आप छेड़खानी उसमें करते ही नहीं है।
तो उससे घिसावट से बचे जाते हैं। मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता है, क्योंकि जितनी बार भी आपको मुद्रा निकालनी है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है, उतनी ही दफ़े आपको सोने या चांदी का कोष रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुद्रास्फीति का भय नहीं होता। लेकिन इसके दोष भी हैं। दोष क्या हैं कि ये खर्चीली पद्धति है, क्योंकि हर बार अगर आपको मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपको क्या है कि सोना या चांदी कोष के रूप में रखना पड़ेगा। अब अगर मान लो कोई गरीब राष्ट्र है, उसके पास में धातु कोष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो मनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा। अगर ये प्रतिनिधि मुद्रा चलेगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये खर्चीली भी है और गरीब राष्ट्रों के अनुकूल भी नहीं है, बेलोचदार भी है, क्योंकि आप सिचुएशन के अनुसार मनी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, और बहुमूल्य धातुओं का अधिक उपयोगी कार्यों में प्रयोग रुक जाता है, क्योंकि आपको जब भी आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है, आपको धातुओं को रखना पड़ेगा आपको रिजर्व के रूप में। तो रिजर्व के रूप में जितनी अधिक मात्रा में आप सोना या चांदी रखेंगे, वो मात्रा क्या है, आप उसको अन्य कार्यों में उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे देश की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसमें किसी देश की सरकार पत्र मुद्रा के बदले एक निश्चित दर से सोना या चांदी देने की गारंटी देती है। यानी इस प्रकार यह वह पत्र मुद्रा है जिसको मुद्रा निर्गमन अधिकारी मांग पर स्वर्ण या रजत अथवा देश की प्रधान मुद्रा में परिवर्तन करने की गारंटी करता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण या रजत कोष नहीं रखा जाता, वरन बैंकिंग आधार पे कुछ प्रतिशत कोष रखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र मुद्रा की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो क्या है इसमें, जैसे पहला ही पॉइंट अगर हम देखें तो ये है कि इस प्रकार की पत्र मुद्रा के पीछे आपको बस एक निश्चित सीमा में ही स्वर्ण या रजत कोष रखना पड़ता है, और उस निश्चित न्यूनतम या निश्चित सीमा से ही आप बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सरकार या निर्गमन अधिकारी कागजी मुद्रा, रजत या स्वर्ण अथवा देश की प्रचलित मुद्रा में परिवर्तन की गारंटी करता है। ठीक है, यानी आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और जनता का इस पर विश्वास बना रहता है, और इसमें बहुत कम मात्रा में आपको कोष रखने पड़ते हैं सोने या चांदी के रूप में, और उस कम मात्रा से आप बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के अगर गुण की बात करें तो इसमें यह है कि ऐसी मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनी रहती है। ठीक है, परिवर्तनशील व रक्षित कोषों के कारण जनता में विश्वास भी बना रहता है। बहुमूल्य धातुओं की घिसावट से बच जाते हैं। मुद्रा स्वीकृति का भय भी कम रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्वर्ण या रजत कोषों के होने पर ही अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित होती है। ये लोचदार है, क्यों है, क्योंकि धात्विक कोष में थोड़ी सी वृद्धि होने पर पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का निर्गमन संभव होता है। बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण रजत कोषों को भी फालतू पड़ा नहीं रखा जाता है। इसके दोष क्या हैं कि माना कि जनता का विश्वास रहता है, लेकिन उस अपेक्षा में नहीं रहता जिस अपेक्षा में हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे बात की थी, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के ऊपर। ठीक है, ये प्रणाली गरीब राष्ट्रों के लिए अनुकूल नहीं है, तो क्योंकि रखना तो पड़ेगा ना सोना चांदी कुछ तो न्यूनतम मात्रा में, अगर वैसा हो ही नहीं उनके पास में तो, है ना। और परिवर्तनशीलता जो शब्द इसमें लिया गया है वह एक भ्रम है। क्यों है वह भ्रम, क्योंकि 100% कोषों के अभाव में आवश्यकता के समय परिवर्तनशीलता संभव नहीं रहती। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि आप उस कागजी मुद्रा को लेकर अगर बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक सभी की वो कागजी मुद्रा को एक साथ सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकता। यानी परिवर्तनशीलता सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सभी एक साथ आ जाए बैंक के पास में तो बैंक फेल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, यह वह मुद्रा होती है जिसके बदले सोना चांदी अन्य कोई धातु देने का सरकार आश्वासन नहीं देती है। ठीक है, इस प्रकार की पत्र मुद्रा में क्या होता है, यह वह पत्र मुद्रा है जिसके बदले में सरकार या नोट निर्गमन अधिकारी ने सिक्के अथवा बहुमूल्य धातु देने की कोई गारंटी नहीं की, और न वह कानूनन ऐसा करने को बाध्य ही है। ठीक है, इस प्रकार की पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनशील
पत्र मुद्रा का, यानी कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट, आप इस शब्द पे जाइए, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैंक रिजर्व बैंक के पास में या सरकार के पास जाते हैं उन पेपर करेंसी को चेंज करने के लिए, तो गवर्नमेंट इसकी कोई गारंटी नहीं देगी कि वह इसे अन्य सोने या चांदी अन्य धातुओं में चेंज कर सकती है। ठीक है। और आज के समय की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस प्रकार की मुद्रा निर्गमन के पीछे धात्विक कोष नहीं रखा जाता है। ठीक है, धात्विक कोष नहीं रखा जाता है। और ऐसी मुद्रा को धातु यानी किसी प्रकार की मुद्रा में बदलने की गारंटी नहीं करती है गवर्नमेंट, यानी परिवर्तनशीलता का इसमें अभाव है। शब्दों पर गौर करिएगा, परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है। और आधुनिक समय में अगर आप इसे देखें तो ये आज बहुतायत देश इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। पहले सीमित मात्रा में इसका उपयोग होता था, आज लगभग सभी देश इसका उपयोग कर रहे हैं। इस पत्र मुद्रा के जो गुण हैं वह हैं, पहला, बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है क्योंकि पीछे कोई कोष रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। मितव्ययता रहती है क्योंकि आप आसानी से पत्र मुद्रा गवर्नमेंट अगर चाहती है तो मनी सप्लाई बढ़ा सकती है बिना धातुओं को रखे। ठीक है। पर्याप्त मात्रा में लोचशील है। ठीक है। आगे, और गरीब व विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त है। लेकिन अब इसके दोष की बात की जाए तो जनता का इसमें विश्वास कम रहता है क्योंकि इसके पीछे ना तो कोई कोष रखा जाता है, ना परिवर्तनशीलता रहती है। मुद्रास्फीति का भय रहता है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में बाधा उत्पन्न हो सकती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश के लोगों द्वारा या वहाँ की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि इसके पीछे कोई स्वर्ण या धातु कोष तो होता नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रादिष्ट पत्र सरकार के आदेश के कारण प्रचलित रहती है। ठीक है, सरकार के आदेश के कारण प्रचलित रहती है, इसलिए इसे आदेश मुद्रा कहते हैं। इसे इमरजेंसी मनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्गमन संकटकालीन परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थिति मीन्स युद्ध, राजनीतिक अथवा आर्थिक संकट के समय, है ना, तो संकटकालीन परिस्थितियों में बिना कोई रक्षित कोष रखे किया जाता है। सरकार को अगर मान लो अप्रत्याशित अपने व्यय की पूर्ति करनी है तो ऐसी स्थिति में वो इस प्रकार की पत्र मुद्रा का सहारा ले सकती हैं। इसकी सबसे मेन बात अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि प्रादिष्ट मुद्रा असाधारण संकट की परिस्थितियों में अच्छे मित्र के समान सिद्ध होती है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसका प्रयोग युक्ति संगत नहीं होता है। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में भी अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगी तो मुद्रास्फीति की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। आगे इसमें चलते हैं, निकट मुद्रा। निकट मुद्रा को तरल संपत्ति भी कहा जाता है। जो संपत्तियाँ बहुत तरल होती है परंतु मुद्रा नहीं होती है, वह निकट मुद्रा कहलाती है। निकट मुद्रा में यह है समय जमा। ठीक है, आप बैंकों में जमा करते हैं तो एक तो होती है बचत जमा और समय जमा। विनिमय पत्र, ट्रेजरी बिल, ठीक है, अल्पकालीन भी होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स लंबे अवधि के लिए होते हैं। ट्रेजरी बिल अल्पकालीन होते हैं। शेयर, जीवन बीमा पॉलिसी, यूनिट, यानी ये मनी नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं है कि इससे बाज़ार में कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये है कि मनी का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल निकट है। आप इस बैंकों से लेके मनी और फिर कैश के रूप में लेकर आप अपना विनिमय कर सकते हैं। ठीक है। पत्र मुद्रा के गुण की अगर बात की जाए तो पत्र मुद्रा के गुणों में ये है, आज का समय अगर हम कहें कि पत्र मुद्रा का समय है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज सभी राष्ट्रों में पत्र मुद्रा ही प्रचलित है। धात्विक मुद्रा तो केवल ऐतिहासिक हो गए, हिस्टोरिकल रह गए हैं। पत्र मुद्रा की लोकप्रियता के कारण क्या क्या हैं? बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है, मितव्ययतापूर्ण होती हैं ये। ठीक है। इसके अलावा लोचदार मुद्रा प्रणाली है, इस पर भुगतान में सरलता रहती है। सरकारी व्यय व घाटे की पूर्ति में सरलता होती है। बैंक व्यवस्था का आधार स्तंभ पत्र मुद्रा है। बैंक अपनी जितनी भी उन्नति कर पाया है वह पत्र मुद्रा के कारण ही कर पाया।
लेकिन इसके अवगुण भी हैं, जैसे कि अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ रखना, पीछे धात्विक कोष तो रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः सिर्फ मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए आप इसे पर्याप्त मात्रा में छाप सकते हैं। ठीक है, चलन क्षेत्र सीमित होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश में अगर कोई मुद्रा प्रचलित है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे देश की सरकार उसे माने, उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं होती है या कोई कोष नहीं रखा हुआ रहता है, इसलिए तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में इसको संकट का सामना करना पड़ता है और विदेशी व्यापार का विकास तेजी से नहीं हो पाता है। पत्र मुद्रा नाशवान भी होती है। ठीक है, जल्दी खराब भी तो होती है ना, बरसात में भीग जाते हैं नोट वगैरह। सरकार फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन देती है इसके माध्यम से, क्योंकि अब उनको पता है कि भाई धातु रखना नहीं है तो वो अपने खर्चों की पूर्ति के लिए मनी सप्लाई बढ़ा सकती है। ठीक है, और जनता का विश्वास कम होता है इसमें। इसके अलावा पत्र मुद्रा के कारण मूल्यों में भी भारी उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, एक अच्छी मुद्रा के गुण क्या क्या है? प्रोफेसर जेवंस ने एक अच्छी मुद्रा के निम्नलिखित गुण बताए हैं, जैसा कि पिघलाने का गुण, स्वीकृत होने का गुण। ठीक है, इसके अलावा पिघलाने का गुण आप समझ रहे होंगे कि मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे गलाकर किसी भी आकार, वजन, स्वरूप में ढाला जा सके, चिन्हांकन, मोहर आदि छापना सरल हो, तभी उसमें एकरूपता, परिचयता, सर्वग्राह्यता संभव है। ठीक है ना, तो ये पिघलाने का गुण होना चाहिए। उसको स्वीकृति होनी चाहिए, यानी जनता द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। और जनता की स्वीकृति के लिए अगर गवर्नमेंट उसको वैलिड कर देती है, कानूनी मान्यता प्रदान कर देती है, तो वो जनता के द्वारा भी आसानी से स्वीकार हो जाती है। टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान का मतलब ये है कि इसका रंग, रूप, आवाज़ आदि से इसे पहचाना जा सके, यानी कोई धोखा ना खाए। ठीक है ना, इसके अलावा ये पोर्टेबिलिटी मीन्स वहनीयता होनी चाहिए, यानी इसको आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। विभाजकता, यानी इसके छोटे छोटे आप छोटे छोटे सौदे भी कर सके, इसकी ये इतनी विभाजनशील भी होनी चाहिए। एक रूपता, यानी इनकी कहने का मतलब ये है कि इनका रंग रूप इस तरीके से होना चाहिए कि अगर इनकी मात्रा में भी वृद्धि कर दी जाए तो भी समानता बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना, ये इसमें है। और नाशहीनता, ये जल्दी से ख़राब नहीं होने वाली होनी चाहिए। अगर ये जल्दी से ख़राब होंगी तो आप भी जानते हैं कि इससे कितना आर्थिक विकास को या देश की प्रगति को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे इसमें गुण होने चाहिए एक अच्छी मुद्रा में। ठीक है, अब आज का असाइनमेंट आपको मैं जो असाइनमेंट है वह है पहला प्रश्न, भारतीय रुपया में है आपके प्रश्न, भारतीय रुपया किस प्रकार की मुद्रा है? भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? आप अपना उत्तर मुझे लिख गए किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी माध्यम आपको सूटेबल लगता है आप मुझे उन माध्यम से पर्सनली भेज सकते हैं, ग्रुप में ना भेज पाएँ तो। ठीक है, धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा समाप्त है।